एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का पार्ट 3। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस और हैं इस चैप्टर की, एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स कैसे हुआ था, यानी कि जो पूरा विश्व था वो 2 गुटों के अंदर कैसे बट गया था। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के दायरों के बारे में। चलो शुरू करते हैं इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक से, जो कि है हमारा कि एक विश्व जो था वो 2 ध्रुव के अंदर कैसे तब्दील हो गया था। जो हमारी दोनों ही सुपर पावर्स थी, कौन कौन सी, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। वो ये चाहती थी कि उनका वर्चस्व, उनका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाए, इसलिए वो प्रतिदिन ये कोशिश करती थी कि जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक्सपेंड हो जाए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड हो जाए। वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज है वो उनकी गुटों के अंदर शामिल हो जाए। एंड इसी कारण की वजह से क्या हुआ था, जो हमारा पूरा विश्व था वो 2 हिस्सों के अंदर बट गया था। एक था जो यूएसए के साथ था और एक था जो यूएसएसआर के साथ था, और इनकी आइडियोलॉजीज को, इनकी विचारधाराओं को फॉलो करता था। अब दूसरी चीज क्या हुई, दैट वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, अ स्टेट वाज सपोज्ड टू रिमेन टाइड टू रिस्पेक्टिव सुपर पावर। कि एक ऐसे विश्व के अंदर, एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो कि 2 गुटों के अंदर बटा हुआ है, 2 अलायंस सिस्टम के अंदर बटा हुआ है, उसके अंदर एक छोटी स्टेट के लिए, एक स्मॉलर स्टेट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो अपने रिस्पेक्टिव जो सुपर पावर है, अपनी जो उसकी महाशक्ति है जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमेशा रहे। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो हमारी दूसरी सुपर पावर है उसका जो विचारधाराओं का वर्चस्व फैलाने की प्रक्रिया है उसमें एक लिमिट आ जाएगी। क्या है इसके अंदर कि जो एक छोटी स्टेट है वो अपनी जो सुपर पावर है उससे कनेक्टेड रहनी चाहिए, उससे टाइड रहनी चाहिए हमेशा, जिससे कि वो दूसरी सुपर पावर, जो दूसरी महाशक्ति है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लिमिट कर सके, उसके वर्चस्व को कम कर सके। अब हमारे पास क्या था कि जो ये अलायंस सिस्टम था, कि जो पूरा विश्व 2 गुटों के अंदर बट गया था, उसने क्या किया था, उसने पूरे विश्व को 2 गुटों के अंदर 2 कैंप बना दिए थे। एक था यूएसए की तरफ, एक था यूएसएसआर की तरफ। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिवीजन थी जो वर्ल्ड की, ये कहां से शुरू हुई। जो फर्स्ट डिवीजन हुई थी वो यूरोप के अंदर हुई थी। जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप यानी कि हमारा जो है पश्चिम यूरोप की जो देश थे वो यूएसए के साथ जाके मिल गए, और जो पूर्व यूरोप के देश थे वो हमारे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के साथ जाके मिल गए। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो यूएसए के साथ, और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी यूएसएसआर के साथ। अब इन्हीं कारणों की वजह से इनको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस। यानी कि जो वेस्टर्न यानी कि जो यूएसए है उसको क्या बोला जाता है, यूएसए वाला जो गुट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न अलायंस, पश्चिमी ध्रुव हम बोल सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं, यूएसएसआर वाले जो गुट है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न अलायंस यानी कि पूर्वी ध्रुव। अब जो हमारा ये यूरोप के अंदर जो डिवीजन हुआ, वैसा ही सेम डिवीजन हुआ था जर्मनी कंट्री के अंदर। जो जर्मनी जो कंट्री थी वो 2 भागों के अंदर स्प्लिट हो गया था। एक था हमारा ईस्ट और एक था हमारा वेस्ट। जो ईस्ट था वो एज यूजुअल यूएसएसआर के साथ चला गया, और जो वेस्ट था वो हमारा अमेरिका के साथ चला गया। और उसी तरीके से जो जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया एक दीवार के माध्यम से, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस दीवार का नाम है बर्लिन वॉल। उस दीवार का नाम है बर्लिन वॉल। एंड बर्लिन भी 2 भागों के अंदर, वेस्ट एंड ईस्ट के अंदर, यानी कि पूर्व और पश्चिम के अंदर बट गया। अब हमारी बात आती है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि जो दोनों जो सुपर पावर्स थी, दोनों महाशक्तियां थी, उन्होंने कुछ सैन्य समझौते या हम बोल सकते हैं सैन्य संधियां की थी। उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो यूएसए था उसने 3 सैन्य संबंधी की थी, 3 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। और जो यूएसएसआर था उसने 1 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। जो यूएसए था उसने सबसे पहले बनाई नाटो। नाटो की क्या फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1949 के अंदर, 1949 के अंदर उन्होंने नाटो बनाई। जो ये नाटो थी ये 12 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था, या हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 12 मेंबर्स की थी। इसके अंदर 12 कंट्रीज थी, जो कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर और साथ में जो हमारा वेस्ट यूरोपीय कॉन्टिनेंट है उसके अंदर स्थित थी 12 कंट्रीज। अब क्या है
कि जो ये 12 मेंबर्स थे उन्होंने इस नाटो समझौते से या नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिक्लेयर किया था, क्या ऐलान किया था कि अगर इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पे अटैक हुआ, किसी भी एक देश पे हमला हुआ, तो जितनी भी ये 12 कंट्रीज हैं, ये हमला उन सभी 12 कंट्रीज पे माना जाएगा और वो साथ में इस हमले के खिलाफ लड़ेंगे। कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है इन 12 कंट्रीज में, तो ये साथ में लड़ाई करेंगे और साथ एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये था हमारा नाटो समझौता या नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सीटो बनाया गया, जो कि था यूएसए के द्वारा बनाया गया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1954 के अंदर 1954 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी उनको शामिल किया गया था। देन हमारे पास आता है सेंटो, जो कि था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाया गया था 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। और इसमें जो हमारी सेंट्रल रिपब्लिक्स थी उनको हमारा जो इन्वॉल्व किया गया था। फिर हमारे पास आता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय यूएसएसआर। क्या है? यूएसएसआर के द्वारा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक ही बनाई गई थी, जो थी हमारी वॉर्सो पैक्ट। और वॉर्सो पैक्ट को बनाया गया था 1955 के अंदर। कब बनाया गया था? 1955 के अंदर। और इस वॉर्सो पैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था या किस लिए इस वॉर्सो पैक्ट को बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था जिससे कि वो नाटो के जो फोर्सेस हैं, क्योंकि जो नाटो था वो बहुत तेजी से उदय कर रहा था, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा था यूरोप के अंदर। तो इसी कारण की वजह से वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था, क्योंकि यूएसएसआर नाटो के फोर्सेस को या जो नाटो का वर्चस्व फैल रहा था उसको रोकना चाहता था, इसलिए यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बना दिया। अब हमारे पास आता है कि समटाइम्स जो हमारी सुपर पावर थी, महाशक्तियां थी, उन्होंने कुछ कुछ समय पर अपनी हथियारों का इस्तेमाल, अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया, जिससे कि वह डिफरेंट कंट्रीज को अपने गुट में शामिल कर सके। क्या कि उन्होंने बहुत सारी सैनिकों का इस्तेमाल किया, जिससे कि पर्टिकुलर कंट्री एक कोई भी किसी भी देश को अपने गुट में वो शामिल कर सकें। जैसे कि हमारा यूएसएसआर ने किया था ईस्ट यूरोप के अंदर। ईस्ट यूरोप के अंदर यूएसएसआर की बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्मी प्रेजेंट थी, हम बोल सकते हैं कि सेना प्रेजेंट थी। और उस सेना ने यह इंश्योर किया था कि जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी भी पूर्व यूरोपीय देश हैं, वो सब यूएसएसआर के साथ जुड़े रहें। तो इस तरीके से उन्होंने मिलिट्री पावर्स का भी इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यों स्मॉलर जो स्टेट्स थे, क्यों जो छोटे राज्य थे, वो सुपर पावर से मिलना चाहते थे? उनके कुछ फायदे थे, इसलिए वो सुपर पावर से जुड़ गए, उनके गुट में शामिल हो गए। कौन कौन से वो फायदे थे? 3 फायदे थे। पहला था प्रोटेक्शन, कि उनको सुरक्षा मिलती थी, ठीक है, कि सुपर पावर उनको प्रोटेक्ट करती थी, कभी युद्ध होता तो उनकी मदद करती। एंड इसी तरीके से वो वेपन्स प्रोवाइड करते थे, यानी कि सैन्य सामग्री प्रोवाइड करती थी। कौन? महाशक्तियां प्रोवाइड करती थी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था, इकोनॉमिक एड, यानी कि आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने जो था वो सुपर पावर या महाशक्तियों के साथ मिल गए थे। अब यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि स्मॉलर स्टेट्स का तो समझ में आ गया कि वो क्यों जुड़ना चाहते थे, लेकिन जो हमारी महाशक्तियां थी वो क्यों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉलर स्टेट्स है उनके गुट में शामिल हो जाएं? क्योंकि सुपर पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अगर सारी छोटी छोटी कंट्रीज मिल भी जाएं तब भी सुपर पावर उनसे ज्यादा ताकतवर है, तब भी यूएस एंड यूएसएसआर उनसे ज्यादा पावरफुल मिलेगी, ज्यादा वेपन्स होंगे उनके पास। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो उनके गुट में शामिल हो जाए। क्यों हो जाए? पहला कारण था वाइटल रिसोर्सेज। उनको बहुत ही जरूरी संसाधनों का लाभ होता था, इससे उनको संसाधनों तक एक्सेस मिलती थी, उनको संसाधन आसानी से मिल जाते थे। कैसे संसाधन? ऑयल है, मिनरल्स हैं, एटसेट्रा। दूसरा फिर लोकेशन टू स्पाई। लोकेशन टू स्पाई यानी कि उनको एक ऐसे लोकेशन यानी कि कोई भी जगह को, उनको ऐसी कोई भी जगह मिल जाती थी स्मॉलर स्टेट्स के रूप में, जहां से वो एक दूसरे के गुट के अंदर, एक दूसरे के अलायंस सिस्टम के अंदर ताक झाक कर सकें। जैसे कि हमारा क्यूबा था वो यूएसए के पास स्थित था, तो उस चीज को हम यूज कर सकते हैं यूएसए के अंदर ताक झाक करने के लिए। तो वो था लोकेशन टू स्पाई। एंड सिमिलरली हमारा जर्मनी का भी यूज किया जाता था। देन हमारा है टेरिटरी टू लॉन्च ट्रूप्स। क्या है?
टेरिटरी टू लॉन्च ट्रूप्स। इसके अंदर क्या है, एक ऐसी जगह को एक्सेस एक ऐसी जगह की एक्सेस मिलती थी जहां पे हम अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को लगा पाए और दूसरे सामने वाली जो महाशक्ति है उसके ऊपर हम खतरा मंडरा पाए। कैसे देखो, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के अंदर यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स को प्लेस कर दिया था, तो वो ही है हमारी टेरिटरी टू लॉन्च ट्रूप्स। तो तीसरा फायदा उनको ये होता था। और चौथा फायदा होता था इकोनॉमिक सपोर्ट। महाशक्तियों को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था, यानी कि महाशक्तियों को ऐसा लगता था कि जितने छोटे छोटे राज्य होंगे उतना ही हमें ज्यादा मदद होगी अपना कार्य करने में या अपनी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। जैसे कि उनको लगता था कि अगर ज्यादा छोटे छोटे राज्य होंगे तो वो ज्यादा पैसे हमें दे पाएंगे और हम अपने कार्य ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, अपनी हथियार ज्यादा अच्छे से बना पाएंगे, तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट का फायदा होता था। और जो आखिरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि उनको विचारधारा का युद्ध जीतना था। इसी कारण की वजह से वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो महाशक्तियों के साथ मिल जाएं। अब जो विचारधारा का युद्ध है उसके अंदर क्या था कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज है एक पर्टिकुलर गुट के अंदर, एक पर्टिकुलर अलायंस सिस्टम के अंदर शामिल हो रही थी, तो उसका मतलब है कि जो उनका विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा है वो दूसरी की विचारधारा से बेहतर है, जो उसकी आइडियोलॉजी है वो दूसरे की आइडियोलॉजी से बेटर है। तो इसलिए वो था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज या फिर दायरे जो थे शीत युद्ध के, वो क्या है? एरिनाज या दायरों को उन एरियाज, एरिनाज या दायरों को उन एरियाज को बोला गया है जहां पे क्राइसिस या वॉर हुआ या फिर होने की संभावना हुई। यानी कि वो एरिया जहां पे वॉर हुआ, युद्ध हुआ या फिर युद्ध होने की संभावना हुई, उन एरियाज को बोला जाता है। लेकिन युद्ध तो हुआ बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, की जो सर्टेन लिमिट्स थी वो क्रॉस नहीं हुई। एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर जो था वो युद्ध हुआ, ज्यादा हार्म नहीं हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे युद्ध नहीं हुआ। उसको हम बोलते हैं एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा कोरियन वॉर था जिसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने थी और ये था 1950 से 1953 तक। फिर क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ चुके हैं जो कि था 1962 के अंदर। देन हमारा तीसरा था अमेरिका इन वियतनाम। जो अमेरिका था उसने हस्तक्षेप कर दिया था वियतनाम के अंदर, इंटरवेन कर दिया था वियतनाम के अंदर, और ये कम से कम 20-21 साल तक जो था हमारा युद्ध चला था 1954 से लेकर 1975 तक। देन हमारे पास आता है कि जो सोवियत यूनियन था, जिस तरीके से अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था उसी तरीके से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप कर दिया था और ये युद्ध चला था हमारा 1978 से 89 के अंदर। और अब जो ये दो हैं इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या है? पहला फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कि बर्लिन वॉल का बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी, बर्लिन वॉल थी, उसको गिरा दिया गया था। कब गिराया था? 1989 के अंदर गिराया गया था। और फिर हमारा आखिरी है, और भी बहुत सारे हैं आपकी बुक के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमने 6 एग्जांपल्स लिए हैं। जो हमारा आखिरी है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि 1991 के अंदर जो सोवियत यूनियन था उसका विघटन हो जाता है, सोवियत यूनियन अपने आप ही बिखर जाता है। तो वो था हमारा आखिरी एरिना ऑफ कोल्ड वॉर। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। फॉर मोर सच वीडियो स्टे कनेक्टेड, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।